नमस्कार, इंडिया हेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हूँ आकांक्षा और आज आंखों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद गिदाम। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती हम देख पाते हैं अपनी आंखों से, पर अपनी आंखों पर यकीन कर पाना भी कई बार मुश्किल हो जाता है जब हमें चीज़ें धुंधली दिखने लगती हैं। तो आज हम बात करेंगे आंखों से जुड़ी समस्याओं के बारे में और उसका निदान जानेंगे। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि आंखों में किस तरह की समस्या आमतौर पर देखने को मिलती है? आमतौर पर यदि हम देखें तो सबसे जो ज़्यादा कॉमन है, यदि मैं ब्लाइंडनेस की बात ना करूं और नॉर्मल सिम्टम्स की बात करूं, तो आंखों में पानी आना या सीजनल एलर्जी जो होती है, जैसे इस मौसम में सबसे ज़्यादा हम देखते हैं सीजनल एलर्जी बहुत कॉमन है। आंखों में जलन, खुजली। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में जो देखा जाता है वो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। आजकल लोग बहुत डिजिटल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा, बच्चे खासकर बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो उससे संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं आँखों में। डॉक्टर साहब, सनलाइट से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, खास तौर पर गर्मी के दिनों में। तो लोगों को लगता है कि शायद सनलाइट की वजह से, तो क्या ये कोई अलग तरह की बीमारी है या फिर वास्तव में सूर्य की विकिरणों को आंखें जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए ईचिंग होती है? देखिए, सीजनल एलर्जी बहुत कॉमन है इस मौसम में, खासकर जब गर्मी बढ़ती है। तो इसमें सनलाइट के अलावा धूल या पोलेंस या फिर जो वातावरण में जो ह्यूमिडिटी होती है उस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है या एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। तो सनलाइट के साथ साथ सनलाइट का अपना बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हैं आइज़ में। यदि रेटिना में चली जाए तो फिर वो उसके अपने एक अलग हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। ऑक्यूलर सरफेस या जो आँखों की बाहरी परत है उसमें यूवी लाइट्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ड्राई आई यूवी लाइट्स की वजह से हो सकता है। तो ऐसे तो सनलाइट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है इसको। आजकल ना एक समस्या बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है, वो ये है कि आंखों में बहुत सूखापन सा लग रहा है, आंखों में खिंचाव सा आ रहा है। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह आजकल जो है वो तो है कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइसेस। इसको ड्राई आई सिंड्रोम या डिजिटल आई स्ट्रेन बोलते हैं। देखिए, क्या होता है, जब हम किसी भी सिस्टम पे या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं 8 से 10 घंटा, तो हमारी ब्लिंकिंग फ्रीक्वेंसी बिल्कुल कम हो जाती है, या पलक झपकने की जो फ्रीक्वेंसी वो कम हो जाती है। इस वजह से आंसू की परत है वो बराबर आंखों की पूरी सतह पे बराबर रूप से नहीं फैल पाती है। ज़्यादा देर तक खुली रहने की वजह से आंसू की परत जो है वो उसका इवेपोरेशन होता है, ड्राई आई डेवलप करती है ये। तो मुख्य वजह जो मैं मानता हूँ अभी आंखों में समस्या है वो ड्राई आई ही है या आंखों में सूखापन है, और उसका कारण है ये डिजिटल डिवाइसेस, मोबाइल या कंप्यूटर। तो ये जो ड्राई आई का जो सिस्टम आपने बताया है, यदि हमको ऐसे कोई लक्षण नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आंखों के पानी सूख रहे हैं या खिंचाव सा हो रहा है, तब हमें क्या डॉक्टरी सलाह लेना ज़रूरी है या घर पर भी कोई उपचार किया जा सकता है? देखिए, घर पे उपचार तो, क्योंकि जब तक आपको पता चल रहा है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। आपका जो टीयर फिल्म है उसका एक स्कोर होता है, सिमर्स स्कोर, बहुत टेक्निकल चीज़ है ये, लेकिन आप उसके हिसाब से अपना इलाज कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आपको सिम्टम महसूस हो रहे हैं तो सबसे पहले आप डॉक्टर को दिखाइए, अपना ड्राई आई टेस्ट करवाइए कि वो कितना है, कितना सीवियर है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 ग्रेडिंग्स होती है इसकी। ग्रेडिंग के हिसाब से अपना इलाज कराइए। उस हिसाब से घर में आप वही कर सकते हैं कि आँखों में ठंडापन रख सकते हैं, आप आँखों में बर्फ़ रख सकते हैं, आँखों में जैसे लोग खीरा रखते हैं, या फिर आँखों में ठंडक बनाए रखते हैं। आप पानी खूब पीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो आप घर पे कर सकते हैं। यदि आप मोबाइल या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो 20-20-20 रूल होता है। हर 20 मिनट में 20 सेकेंड के लिए रुकिए और 20 फीट डिस्टेंस पे देखिए। इससे आपकी आंखों की मसल जो है वो उसका अकोमोडेशन ठीक रहेगा। दूसरा, ब्लिंकिंग फ्रिक्वेंसी बढ़ाइए अपनी, और पानी खूब पीना है। ये आप घर पे कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट जो ट्रीटमेंट है आपको सिर्फ डॉक्टरी सलाह से ही लेना है। सर, बहुत सारे बच्चों को देखा है वो बहुत करीब से सेलफोन देखते हैं या बहुत करीब से मोबाइल देखते हैं। खासतौर पर अगर हम स्कूल की बात करें तो वहाँ पर बोर्ड से भी ना बच्चों की कनेक्टिविटी तब होती है जब बच्चा बहुत आगे बैठकर देखता है। उस समय तो हमें ये लगता है कि जानबूझ के ऐसा कर रहा है। तो ये क्या वास्तव में आँख से रिलेटेड कोई समस्या की वजह से बच्चा ऐसा करता है? जी हाँ, एक्चुअली मायोपिया एक कंडीशन होती है जिसमें बच्चा दूर की चीज़ें साफ नहीं देख पाता है। तो वो घर में जाके या वो पास से टीवी देखने की कोशिश करता है या मोबाइल बहुत पास से देखता है। स्कूल में उसको पीछे बैठने पे बोर्ड नहीं दिखता है, तब कभी किसी टीचर ने यदि ऑब्जर्व किया तो वो पेरेंट्स से ज़रूर कंप्लेन करते हैं। बट पेरेंट्स इस चीज़ को ऑब्जर्व बहुत लेट करते हैं। मैंने ये देखा है कि बहुत बार बच्चा यदि पास से टीवी देख रहा है तो वो बच्चों को डांटते हैं कि भाई इतना पास से टीवी मत देखो, दूर देखो, आंखें ख़राब हो जाएगी। बट एक्चुअली इस चीज़ को एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि भाई उसकी आंखें ख़राब है या उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसको मायोपिया है या उसको चश्मे की ज़रूरत है या उसको एक आई टेस्ट की ज़रूरत है। तो हम इतना अवेयर रहें कि बच्चा यदि आपका बहुत पास से टीवी देख रहा हो तो उसको एक बार आई टेस्ट ज़रूर करवाएं। डॉक्टर साहब, कई बार क्या होता है कि जिसकी केस हिस्ट्री नहीं है, मतलब
परिवार में किसी को चश्मा नहीं लगा, उनको लगता है कि अब तो किसी को चश्मा लगेगा ही नहीं। अब उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है ये एक्सेप्ट करना कि हमारे बच्चे को चश्मा लगना है। तो ये आप कैसे टैकल करते हैं ऐसे पेरेंट्स को या ऐसे बच्चों को? देखिए, सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस है। आप बिल्कुल सही कहा आपने कि जब बच्चा पास से टीवी देख रहा है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता ही नहीं कि इसे चश्मा लग सकता है, क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। कह रहे मुझे तो चश्मा नहीं है, मेरे हस्बैंड को भी नहीं है, या फिर मेरे वाइफ को नहीं है, या हमारे घर में किसी को चश्मा नहीं लगाया तो बच्चों को क्यों लगेगा। ऐसा नहीं है, चश्मा कभी भी किसी भी जनरेशन में किसी भी उम्र में लग सकता है। और आजकल जिस तरह से बच्चों ने कोरोना में मोबाइल पे पढ़ाई की है वो तो बहुत कॉमन हो गया है अभी। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि बच्चे को चश्मा लग सकता है। मैंने बहुत बार ये भी देखा है कि आप चेकअप के लिए आते हैं, बच्चे को चश्मा लग चुका होता है, लेकिन उसके बाद भी आप कुछ दिन तक सोचते हैं कि ये चश्मा यदि हम शुरू कर देंगे तो इसकी आदत पड़ जाएगी। बट यदि आप चश्मा नहीं लगाते हैं तो बच्चे का विज़न जो है वो बाद में चश्मे के साथ भी इम्प्रूव नहीं होगा, उसकी आइज़ लेज़ी हो जाएगी। उसको एक कंडीशन होती है, हम लाइपिया या लेज़ी आई बोलते हैं। तो बेहतर है कि आप अवेयर रहें। यदि ऐसा कोई आपका बच्चा ऐसा लगता है कि उससे देखने में प्रॉब्लम हो रहा है या कहीं से भी आपको डाउट होता है, आप आई टेस्ट करवाएं, एक प्रॉपर ग्लासेस या प्रॉपर नंबर का चश्मा बनाएं, उसको रेगुलर पहनने के लिए मोटिवेट करिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये भी होता है कि जिसके यहाँ हिस्ट्री है, जो लोग चश्मा लगाते हैं, तो उनके बच्चों को भी क्या ये हेरिडिटी के रूप में चश्मा लगाने की आवश्यकता पड़ती है या ज़रूरी नहीं है? ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिनके घर में चश्मा लगा हो उनको लगेगा, या जिनके नहीं है। ज़रूर लगा है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि बच्चे को चश्मा लगे, तो आप ऑब्जर्व ज़रूर करिए। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि बच्चे को चश्मा लगेगा। या जिनके नहीं है, पहले कभी किसी घर में या बुज़ुर्गों में किसी को चश्मा नहीं है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट जनरेशन को भी नहीं लगेगा। तो कनेक्शन ज़रूर है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है इसके बीच कोई। जी डॉक्टर साहब, ये चश्मों के साथ ना प्लस माइनस का बड़ा खेल है, तो ये प्लस का क्या लॉस है और माइनस का क्या लॉस? देखिए, ये आपकी आँख के साइज़ पे डिपेंड करता है। आपकी आँख का साइज़, जैसे मैं एक एवरेज साइज़ 20 to 24 मिलीमीटर मानता हूँ, मैं 24 मिलीमीटर में मान के चलता हूँ। यदि आपकी आँख का साइज़ बड़ा है तो उसको फोकस करने के लिए आपको एक माइनस नंबर का चश्मा लगेगा, जिसको मायोपिया बोलते हैं। ठीक है। और यदि आपकी आँख का साइज़ छोटा है तो उसको फोकस करने के लिए आपको एक प्लस नंबर का चश्मा लगेगा, जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। तो बस ये एक फिजिक्स है और कुछ नहीं है। बाकी दोनों में ना तो कोई लॉस है, ना तो कोई ऐसा चश्मा है आप लगाइए, ठीक है, तो उसमें कोई लॉस या उसका इतना चिंता की विषय की बात नहीं। हाँ, लेकिन बहुत मोटा चश्मा है, जैसे किसी को -20, -15, तो उस कंडीशन में आंखों का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब कोई भी चीज़ यदि बड़ी होगी तो उसके अंदर का रेटिना स्ट्रेच होगा, बहुत जगह पर रेटिना के वीक पॉइंट्स होते हैं। तो आपको ज़रूरी है कि आप एक रेटिना स्पेशलिस्ट से या किसी आई स्पेशलिस्ट से अपनी फंडस के रेटिना की जांच कराएं कि कहीं कोई वीक स्पॉट्स तो नहीं है। यदि हो तो उनको लेजर से सील करवा लें। इतना ही प्रिकॉशन रखना है, बाकी इसके अलावा चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चे के अंदर जो प्रॉब्लम है आइज़ को लेकर, वो लगातार खींच रहा है, मतलब या इचिंग कर रहा है तो वो खुजला रहा है, तो ये जो खुजली वाली प्रॉब्लम होती है, ये क्या किसी तरह का रिएक्शन होता है या ये हेरिडिटी में हम इसको लेते हैं, या ये आइज़ से, रेटिना से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? नहीं, देखिए, रेटिना एक बहुत अलग चीज़ है, जो आंख का सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है, जो ब्रेन से कनेक्ट होता है। लेकिन ये जो नॉर्मल ईचिंग है, ये सीजनल एलर्जी हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है। बच्चा बहुत देर तक टीवी देख रहा है या मोबाइल देख रहा है, उस वजह से हो सकता है। आजकल बच्चे पढ़ाई भी मतलब आपके टैब या टैबलेट या मोबाइल पे करते हैं, उस वजह से हो सकता है। कुछ एक बच्चों को थोड़ा साइकोलॉजिकल सिम्टम रहता है। कुछ बच्चे थोड़े एंजाइटी में रहते हैं, जिनका एग्ज़ाम हो रहा हो या किसी और कोई स्पोर्ट्स या हो, गेम हो या कुछ ऐसा चीज़ हो, या ड्राइनेस में बच्चे बहुत ज़्यादा ब्लिंक करने लगते हैं। तो कभी कभार एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, उसमें हम बेसिक मेडिसिन दे के उनको ट्रीट करते हैं, उसमें डरने वाली बात नहीं है। जी डॉक्टर साहब, ये भी सुना है कि लगातार मोबाइल या कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म में यदि हम आंखों को लगाए रहें तो आंखों का तिरछापन जैसी समस्या होती है। क्या वास्तव में इसमें कोई कनेक्शन है? देखिए, जैसे एनवायरनमेंट है अभी और जैसी बीमारियां हैं साथ साथ चलती है, जैसे हम मानते हैं कि हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ जो है वो 50 साल के बाद होगी, लेकिन आजकल सबको 30 साल में या वैसे हो सकता है। मोतियाबिंद भी हम मानते हैं कि 50 साल के बाद ही होगा, उसको सनाइल कैटरेक्ट बोलते हैं, उसका और कोई रीज़न नहीं है। लेकिन आजकल जैसे लाइफ स्टाइल हो गया है या फिर डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गया लोगों में, तो हम 50 साल से पहले बहुत कॉमनली देखते हैं कि लोगों को मोतियाबिंद हो सकता है। आजकल इंडस्ट्रियल वर्क ज़्यादा हो गया है, तो ऑक्यूपेशनल इंजरीज़ या छोटी मोटी इंजरीज़ कभी किसी भी एज में हो गई तो एक ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट, वो भी एक बहुत कॉमन चीज़ है।
कभी कभार क्या होता है, कुछ बच्चों में आजकल हमने देखा डायबिटीज़ होता है या कोई और साथ साथ कोई बीमारी चल रही होती है, तो उसमें भी मोतियाबिंद होना बहुत कॉमन है। बट जो सबसे कॉमन है मोतियाबिंद का ये जो 50 साल से ऊपर ही है जी। उसके नीचे बहुत ही कम लोगों को होता है मोतियाबिंद जी। हमारे खान पान का भी क्या हमारी आंखों की रोशनी से कोई कनेक्शन है? जी हाँ, बिल्कुल। आप जितना ऑर्गेनिक, जितना हेल्दी विटामिन ए रिच डाइट लेंगे उतना ही आपकी आँखों को अच्छा रहेगा जी। हरी सब्जियाँ, दाल, पपीता, ये सब बहुत फ़ायदेमंद होती हैं आँखों के लिए जी। डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जिसको एक उम्र के बाद व्यक्ति फेस करता है नॉर्मली, तो क्या इसका कोई एक एज क्राइटेरिया है या कम उम्र में भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, जैसे एनवायरनमेंट है अभी और जैसी बीमारियां हैं साथ साथ चलती है, जैसे हम मानते हैं कि हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ जो है वो 50 साल के बाद होगी, लेकिन आजकल सबको 30 साल में या वैसे हो सकता है। मोतियाबिंद भी हम मानते हैं कि 50 साल के बाद ही होगा, उसको सनाइल कैटरेक्ट बोलते हैं, उसका और कोई रीज़न नहीं है। लेकिन आजकल जैसे लाइफ स्टाइल हो गया है या फिर डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गया लोगों में, तो हम 50 साल से पहले बहुत कॉमनली देखते हैं कि लोगों को मोतियाबिंद हो सकता है। आजकल इंडस्ट्रियल वर्क ज़्यादा हो गया है, तो ऑक्यूपेशनल इंजरीज़ या छोटी मोटी इंजरीज़ कभी किसी भी एज में हो गई तो एक ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट वो भी एक बहुत कॉमन चीज़ है जी। कभी कभार क्या होता है, कुछ बच्चों में आजकल हमने देखा डायबिटीज़ होता है या कोई और साथ साथ कोई बीमारी चल रही होती है, तो उसमें भी मोतियाबिंद होना बहुत कॉमन है। बट जो सबसे कॉमन है मोतियाबिंद का ये जो 50 साल से ऊपर ही है जी। उसके नीचे बहुत ही कम लोगों को होता है मोतियाबिंद जी। सर, क्या आप जिन्हें चश्मा लगा है उन्हें कोई ऐसी सलाह देते हैं कि आपको सनलाइट में इस तरह के चश्मे लगाने चाहिए, या नॉर्मल जो चश्मा आप यूज़ करवाते हैं वो कॉमनली आपको हर समय यूज़ करना है, ये कोई ऐसी सलाह आप अपने पेशेंट्स को देते हैं? देखिए, ये आपके ऑक्यूपेशन पर डिपेंड करता है। यदि आप आउटडोर वर्कर हैं तो आप फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको यूवी रेस से प्रोटेक्शन मिलेगा। यदि आप इंडोर या आपको मोस्टली कंप्यूटर पे काम है तो आजकल कुछ ऐसे कोटिंग वाले ग्लासेस आ गए हैं। हालांकि साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा प्रूवन नहीं है ये कोटिंग जो है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं यूवी लाइट से आपको यदि बचाती है तो वैसा चश्मा यूज़ करना चाहिए। तो आपके ऑक्यूपेशन पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का चश्मा यूज़ करें जी। हमें अगर ये लगता है कि हमारा जो जन्म लिया बच्चा है, अगर उसकी आइज़ की पुतलियाँ मूवमेंट नहीं कर रही हैं, अगर ये वाली बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को बहंगेपन की प्रॉब्लम होती है, तो क्या उसका भी कोई ट्रीटमेंट होता है या बिना ऑपरेशन के क्या उसका कोई इलाज है? देखिए, जन्म लेने के बाद ये बता पाना, क्योंकि जन्म लेने के बाद बच्चे का शेप पूरा अच्छे से नहीं आता है, कभी एपिकेंथल फोल्ड्स या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सही तरीके से नहीं बता सकते हैं। बच्चे की आई का मूवमेंट भी हम असेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि बच्चा कमांड नहीं लेगा। तो एक एज के बाद माँ बाप जब ऑब्जर्व करते हैं इस चीज़ को तो फिर इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल हो सकता है जी। कुछ दवाओं से या फिर कुछ एक्सरसाइजेस से, और यदि फिर नहीं हुआ तो फिर ऑपरेशन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जिससे कि आंखों की रोशनी बढ़ाई जा सकती है, क्या आपकी थेरेपी में भी कुछ ऐसे एक्सरसाइज आप अपने पेशेंट्स को बताते हैं जिससे कि आँख को सुरक्षित रखा जा सके? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि आपकी आँखों की एक्सरसाइज जो है वो मसल के लिए होती है। आँखों की जो मसल होती है, रोशनी तो खैर जो है आपका वो तो रेटिना, कॉर्निया और आपके लेंस का कंपोनेंट होता है, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आपकी मसल बैलेंस करने के लिए, कि आप कन्वर्जेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, आँखों को सीधा आप एक तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइजेस है तो जिनकी मदद से आप आंखों को एटलीस्ट मसल को आप हेल्दी रख सकते हैं, और यदि मसल आपका हेल्दी रहेगा तो आपका विजन ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा जी। कुछ लोगों को धुंधला दिखने की प्रॉब्लम होती है, तो ये जो धुंधलापन की जो बीमारी कैसे ट्रेस आउट होती है और इसका क्या उपाय है? देखिए, धुंधलापन बहुत वजह से हो सकता है। मोस्ट कॉमन जो है वो तो है कि आपको चश्मे का नंबर है, आप चश्मा नहीं लगा रहे हैं जी। दूसरा, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ एक महीनों से मुझे धुंधलापन लग रहा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आप मोतियाबिंद का शिकार हो सकते हैं। अच्छा। ठीक, यदि आप डायबिटिक हैं तो आपको शुगर लेवल फ्लक्चुएट होगा, आपको धुंधलापन दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डायबिटिक रेटिनोपैथी एक रीज़न हो सकता है। आप हाइपरटेंसिव हैं और आप दवाएं प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता घटता रहता है, तो हो सकता है कि आपको धुंधलापन हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की वजह से हो। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है। तो सबसे पहले यदि आपको ऐसा कुछ भी महसूस होता है तो आपको एक आई स्पेशलिस्ट से सलाह लेनी है, डायग्नोज करना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट लेना है जी। जैसा कि आपने कहा कि डायबिटिक पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी जिनका हाई होता है, फ्लक्चुएट होता है, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। तो जैसे मान लीजिए उसकी आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसको बीपी की वजह से हो रहा है, तो ये कैसे ट्रेस आउट होगा कि ये बीपी की वजह से था या शुगर की वजह से था, ये कैसे हम जान पाएंगे?
इसके लिए आपके आई स्पेशलिस्ट आपको बोलेंगे कि हम दवा डाल के आपको आधा घंटा बिठाएंगे और उसके बाद जब पुतली फैल जाएगी तो हम आपका फंडस या रेटिना की जांच करेंगे। तो रेटिना में जो चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि इनका जो विज़न लॉस है वो किस वजह से है और कितना ग्रेडिंग है उसका और उसका क्या ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए। तो वो डायलेटेड फंडस बोलते हैं उसको, या पुतली फैला के जो जांच करते हैं हम, उससे पता चलता है। और आजकल के कुछ जो साथी हैं जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, जिनको लगता है कि इंटरनेट गुरु उनका गुरु है, तो वो बहुत सारी सलाह तो उससे देख लेते हैं या फिर कभी मेडिकल स्टोर से जाकर कुछ आई ड्रॉप खरीद कर ले आते हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए क्या सलाह है? ऐसे पेशेंट के लिए एक ही सलाह है कि आप जो भी मेडिकल स्टोर से ड्रॉप खरीदते हैं, आप अपनी आँखों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप वो ड्रॉप खरीदते हैं जो या तो सबसे सस्ती होती है, जो सबसे कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड होती है, और मोस्टली वो ड्रॉप स्टेरॉइड्स होती है। और 90% बीमारियों में आंखों की स्टेरॉइड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड या जिन्हें डालना वर्जित होता है। स्टेरॉइड ऐसी दवाइयाँ होती है जो आंखों में ग्लाउकोमा और कैटरेक्ट दोनों ही कर सकती है यदि आप लंबे समय तक डालते हैं। हमने देखा है बहुत बार पेशेंट की आँख लाल हो गई, आँख में कुछ भी हो गया, वो जाकर मेडिकल स्टोर से दवा लेता है, वो ठीक हो जाता है। ठीक तो होगा ही क्योंकि उसमें एक एंटीबायोटिक भी होता है, ठीक है, लेकिन स्टेरॉइड उसको नुकसान करता है। फिर दोबारा जब वो चीज़ होती है तो वो फिर से उसी ड्रॉप को जो खुला हुआ है 6 महीना पहले, उसी को यूज़ करना शुरू कर देता है, ठीक है। या घर का कोई सदस्य 6 महीने से लगातार डाल रहा है, फिर वो हमारे पास कुछ और कॉम्प्लिकेशन लेके आता है। इसलिए अपना गूगल एंड ये जो लोकल ट्रीटमेंट है ये सब बंद करके आप एक सलाह लीजिए। आजकल सलाह के लिए बहुत जगह संसाधन उपलब्ध है, ठीक है। आप किसी से फ़ोन पे टेलीमेडिसिन से भी आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि आप वैसे कर सकते हैं। डॉक्टर्स तो हर जगह अवेलेबल है आज की डेट में, तो बेहतर है कि सलाह लेके करें। जी डॉक्टर साहब, आँखों से रिलेटेड क्या सलाह आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? क्या हमें आँखों के साथ नहीं करना चाहिए और क्या हमें उसे सुरक्षित रखने के लिए करना चाहिए? देखिए, आँखों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले तो आपको यदि आप चश्मा लगाते हैं या आपको आँखों में चश्मे का नंबर है तो सबसे पहले चश्मा आप रेगुलर लगाएं, सही नंबर का चश्मा लगाएं, ठीक, और अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से लगाएं। आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं वैसा चश्मा लगाएं, आप आउटडोर वर्कर हैं तो वैसा चश्मा लगाएं। दूसरा, आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। आप प्रोटीन डाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स, विटामिन ए रिच डाइट और हरी सब्जियां, गाजर, पपीता, ये सब खूब लें। तीसरा, जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें रिस्क हो, जैसे मैंने देखा है बहुत सारे वेल्डर्स होते हैं या ग्राइंडिंग, कटिंग, ये लोग जस्ट 2 मिनट का काम है या 2 सेकंड काम है ऐसा बोल के वो लोग कर तो देते हैं, लेकिन बहुत सारे इंजरी लेके आते हैं। यदि आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो प्रोटेक्टिव ग्लासेस हमेशा लगा के पहने जी चले। यदि आप बहुत ज़्यादा धूल डस्ट, वैसे भी हेलमेट लगाना चाहिए। वैसी जगह पे आप ड्राइव कर रहे हैं या बाइक चला रहे हैं तो चश्मा लगा के ज़रूर करें, चाहे वो प्लेन सनग्लासेस हो। जी, धुएं का प्रयोग तो अब बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी जिन जगहों पर धुएं का उनको प्रयोग हो रहा है, यानी कि वो चूल्हे पर खाना बना रहे हैं, उससे क्या असर पड़ता रहा है आँखों पर और वो कितना हार्मफुल रहा है? धुआं, धूल और धूप, ये 3 चीज़ें आंखों के लिए बहुत हार्मफुल होती है। इन तीनों से आप सिर्फ देखिए, आप पूरी तरह से तो नहीं बच सकते, लेकिन कोशिश करिए जितना आप डायरेक्ट एक्सपोजर में ना रहे। यदि धुआं में खाना बना भी रहे हैं तो डायरेक्ट आपके आंखों में धुआं ना जा रहा हो जी। अब आप ये सलाह देना कि आप चश्मा पहन के खाना बनाइए, बहुत प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है गाँव में, लेकिन फिर भी यदि आप बना रहे हैं तो कम से कम डायरेक्ट एक्सपोजर से बचिए उसके, वही कर सकते हैं जी। और जैसा कि हमने कहा था कि क्या नहीं करना है, वो भी आप हमारे दर्शकों को बता दें कि आंखों के साथ क्या क्या प्रयोग नहीं करने हैं। आंखों में कोई भी ड्रॉप डालने से पहले एक सलाह ज़रूर लेनी है जी, क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, सिंपल मेडिसिन खा ली वो ठीक है, लेकिन आंखों में से संबंधित किसी बीमारी के लिए किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट ना करें। आप यदि चश्मा लगाते हैं, सही नंबर का चश्मा लगाएं। यदि आप सही नंबर का चश्मा नहीं लगा रहे हैं तो वो भी एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, आप अपने आंखों के साथ गलत ही कर रहे हैं जी। डिजिटल डिवाइसेस आप जितना संयमित तरीके से यूज़ कर सकें, मतलब यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको करना पड़ेगा, यदि आप कंप्यूटर प्रोफेशनल यूज़र है तो आपको करना पड़ेगा, तो वो आपको डिसाइड करना है कितना, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल चीज़ें हैं। आज के 10 साल बाद ये चीज़ आपको पता चले कि आपने बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया है। दूसरा, आँखों में किसी भी तरह का ऑक्यूपेशनल रिस्क जो होते हैं उससे आपको बचना है जी। चोट लगने से बचना है, आपको हर जगह प्रोटेक्टिव गियर्स पहन के ही जाना चाहिए यदि आप ऐसे किसी ऑक्यूपेशन में हैं। और तीसरा ये है कि पानी खूब पीना है आप लोगों को। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे ना स्टडी को लेकर बहुत क्रेजी होते हैं। आजकल के तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टाइम है तो पेरेंट्स भी पढ़े रहते हैं पीछे कि आप पढ़ते रहिए। लगातार स्टडीज़ करने से भी क्या आंखों पर बुरा असर पड़ता है? नहीं, बुरा असर नहीं पड़ता है। स्टडीज़, किताबें बहुत अच्छी हैं, किताबों से कोई हार्म नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ
फिर भी बीच में एक 30 सेकंड का ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं है जी। मतलब आप आंखें बंद करके आराम से 30 सेकंड तक आप आंखें बंद करके रखिए और इस बीच आप पानी पीते रहें, तो स्टडीज़ से कोई बुराई नहीं। हाँ, डिजिटल डिवाइसेस से जैसे कुछ डिवाइसेस होते हैं, जैसे आप टैबलेट या मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं तो फिर वो ज़रूर हार्मफुल हैं। और बहुत सारे लोग अंधेरा करके मोबाइल चलाते हैं या अंधेरा करके टीवी देखते हैं, तो वो कितना हार्मफुल हो सकता है? देखिए, आपकी मोबाइल की स्क्रीन या टीवी का स्क्रीन का लाइट आपके रूम के लाइट से एकदम इक्वल ब्राइटनेस पे होना चाहिए। अच्छा। तो आपको अपनी आंखों पे बुरा असर नहीं डालती है। यदि मोबाइल आप बिल्कुल अंधेरे में देखेंगे तो वो डायरेक्ट एक्सपोजर होगा आपके रेटिना पे, और रेटिना पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट डालता है वो जी। तो बेटर है कि लाइट जो है वो मोबाइल का ब्राइटनेस और आपके रूम की लाइट दोनों एकदम मैच करनी चाहिए। इतनी सारी बातें करने के लिए, इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि अपनी आंखों का ख्याल आप ज़रूर रखेंगे और जो भी सलाह हमारे डॉक्टर साहब ने दी है उसका प्रयोग ज़रूर करेंगे। किसी और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतज़ार। नमस्कार।